हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल सबके। तो बेटा इस वाले लेक्चर में देखो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन, बट जो तुम्हारा बेसिक है जो डी एंड एफ ब्लॉक में आगे जो अपन पढ़ेंगे, देखो कॉन्फ़िगरेशन अपन बात कर चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आप सबको याद हो गया होगा। जो थोड़ा जनरल ट्रेंड है डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, आई थिंक वो सबको प्रॉपर याद हो चुका है। वही अपन को बेसिकली याद भी करना है, ठीक है। एफ ब्लॉक का आपको बिल्कुल एकदम फिक्स तरीके से याद करना है कॉन्फ़िगरेशन। अगर एफ ब्लॉक का आता है दैट मीन एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो चुका है, राइट। और अब बात करते हैं डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक का अपन को क्या दे रखे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको एटॉमिक साइज, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, कलर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं ना दे रखी हैं, राइट। तो उनको समझने से पहले अपन को थोड़ा बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है इसमें स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, या अपन बोलते हैं जिसको शील्डिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। बेसिकली वैसे तो अपन 11th में बात कर चुके हैं इसके बारे में, बट थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, जिससे अपन को ऐसा नहीं रहे कि भाई ये अब हमें ऐसा ना बोलना पड़े कि भाई ये अपन ने 11th में पढ़ा था, ये 12th में पढ़ा था। तो उस बेसिस पे है, ठीक है। तो शील्डिंग क्या बोलता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट अपन के लिए ये बोलता है कि भाई जैसे आप सपोज़ करो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा है। जैसे मान लो ये आपके मोदी जी हैं, ठीक है, और ये तुम हो, तुम्हें उनसे मिलने जाना है, ठीक। अब अगर तुम्हें मिलने जाना है मोदी जी से, तो बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, मोदी जी से कब मिल पाओगे तुम लोग, बताना एक बार। मोदी जी से कब मिल पाओगे? मोदी जी ऐसे तो है नहीं बेटा कि तुम गए और तुमसे मोदी जी तुम्हारे इंतज़ार में खड़े होंगे कि अरे वाह तुम लोग आ गए, तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था मैं। तो ऐसा तो है नहीं। देखो मोदी जी के आसपास क्या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एरिया कवर्ड है, ठीक है। ये मोदी जी की सिक्योरिटी है, मान के चलिए, ठीक है। इन्होंने मोदी जी को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, एक शील्ड बनाई हुई है मोदी जी के चारों तरफ इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम यहाँ से आ रहे हो और तुम मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक। अब एक बात सपोज़ करिएगा कि अगर मान लो सिर्फ तुम आ रहे हो, तो तुम्हारे पास तो इतना कोई अथॉरिटी, कुछ पावर है नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे, क्लियर फंडा है। क्योंकि तुम इस कवरिंग को, ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है, इसको आप नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं जा सकते। यहाँ जो बॉडीगार्ड खड़े हुए मतलब और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम्हें पुश करेंगे और तुम बाहर चले जाओगे, राइट। तो अगर अब मैम हम कब जा सकते हैं इसके अंदर, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें मोदी जी से मिलना है तो या तो अपॉइंटमेंट होएगा तुम्हारे पास, है ना, या फिर मान लो तुम ना होके, अपन जनरल आम आदमी ना होके, मान लो पुतिन साहब आ रहे हैं यहाँ पर। अब पुतिन साहब आ रहे हैं तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मोदी जी नहीं मिलेंगे उनसे? ऑब्वियसली बात है ना बेटा, मिलेंगे, है ना। तो अब आप सीधा मिल सकते हो। ये फिर अब ये जो बॉडीगार्ड खड़े हैं, ये इसको इतना कवर अप नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अरे आप ही तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो दो केसेस की बात हो रही है कि अगर आप इस शील्डिंग, ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो और एक आप क्रॉस कर पा रहे हो, ठीक है। तो भाई शील्डिंग हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आप सुनो, आई थिंक समझ में आया क्या हो रहा है कि ये जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने केमिस्ट्री के हिसाब से समझो, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होती हैं। शेल में क्या प्रेजेंट होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। शेल में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पे ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। अब कोई बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, मतलब जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाला जो शेल है, मान लो उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, तुम मुझे खुद बताओ बेटा, न्यूक्लियस इसको बाद में देखेगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब इस रिपल्शन फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो ही अपना सिग्मा होता है, उसी को अपन शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, शील्डिंग बोल रहे हैं। और उसका बहुत सिंपल सा रीज़न क्या हो गया भाई, देखो रिपल्सिव फोर्स शील्डिंग हो गया, क्यों बोल रहे हैं भाई इसको शील्डिंग अपन, बताओ। इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को दूर भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दूर भेज दिया। रिपल्शन हो रहा था तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन दूर गया मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इन्होंने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को लगने ही नहीं दिया। इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, दूर पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा दिया, दूर पहुंचा दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका है, न्यूक्लियस से क्या हो चुका है अभी, दूर हो चुका है। और न्यूक्लियस का फिर अट्रैक्शन जो पावर था उसको क्या कर दिया उन्होंने, शील्ड कर दिया। मोदी जी को पता ही नहीं लगने दिया कि तुम मिलने गए थे, नहीं तो मोदी जी तो बेकरार बैठे थे तुमसे बात करने को कि अरे तुम जाओगे मिलोगे, है ना। तो अब मोदी जी को पता ही नहीं कि तुम वहाँ हैं, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड्स ने
हटा दिए। समझ गए कहानी? चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। रिपल्सिव फोर्स को ही अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। अब इससे फंडा क्या निकल के आया? देखो, बात तो समझ में आई। अब दो कहानी हो रही थी मैम, आपने तो बोला था एक तो नहीं जाएगा, एक में जा भी सकता है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जाएगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी, अगर तुम अपन सिंपल फंडे से जा रहे हैं तो अपन नहीं जा पा रहे हैं, मतलब अपन इसको, ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जितने भी यहाँ पे बॉडीगार्ड खड़े हैं ये तुम्हें नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। अपने पास दो तरह का शील्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग और एक पुअर शील्डिंग, या फिर अपन बोलते हैं वीक शील्डिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? आप नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी होगा आउटर मोस्ट शेल का वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब बात आ रही है स्ट्रॉन्ग किस किस का होता है बेटा? एस और पी इलेक्ट्रॉन जितने भी रहते हैं उन सब का वो कैसा शील्डिंग होता है? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होता है, क्योंकि छोटा साइज होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन पे सबसे ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा है, तो मतलब यही अपने आप को क्या समझे हुए हैं? खुदा समझे हुए, ये तो मैं आने ही नहीं देंगे, राइट। पुअर शील्डिंग किसका रह जाएगा बेटा? फिर डी एंड एफ का कैसा शील्डिंग होता है? पुअर शील्डिंग होता है, मतलब कि ये बॉडीगार्ड होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पुअर शील्डिंग मतलब इस तरह से, देखो ये मोदी जी हैं, अब इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, कवरिंग तो है, लेकिन बेटा जैसे मान लो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम की बात है, ये लोग बाग इनके भाषण तो सुन रहे थे, लेकिन अब सोचो तुम इनसे मिलने गए, अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये बॉडीगार्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन ये बॉडीगार्ड नहीं है, ये तुमसे कुछ कहेंगे क्या? नहीं। तो तुम आराम से मोदी जी से बात करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन अपना रिपल्सिव फोर्स कम कर दे और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो अब सोचो तुम्हें बाहर से बुलाया जा रहा है, अरे आओ आओ, आप ही का तो इंतज़ार हो रहा था, तो भाई सोचो तुम्हें अंदर बुलाया जा रहा है, तुम्हें अंदर की साइड डाला जा रहा है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन जेड इफेक्टिव, है ना। क्या बोलते हैं अपन? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब Z माइनस सिग्मा, मतलब पहले कितना लग रहा था, मान लो अंदर कुछ होते ही नहीं, बिल्कुल लोग बाग नहीं होते, ये अंदर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जितना टोटल अट्रैक्शन लगता है दैट इज Z। अब लेकिन कुछ तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा ना, मान लो ये लोग बाग उसको आने तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे ना यार मोदी जी तो मोदी जी हैं, अपने ही हैं ये मोदी जी, तो इनसे मिलने के लिए थोड़ा अपन को मेहनत करना पड़ेगा। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो गया? Z माइनस सिग्मा हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। स्ट्रॉन्ग आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो सिग्मा का सीक्वेंस होगा S में सबसे ज़्यादा, P में, फिर आपका D में और फिर F में रहेगा। मतलब ये जो S इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके, कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे? बाहर वाले को, S इलेक्ट्रॉन, फिर P, फिर D, फिर F। D और F का कैसा है? वीक है, तो इनके लिए तो कोई बाहर से आ रहा है या नहीं आ रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं है, ये जाने देते हैं भाई, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, अगर तुमने गौर से ध्यान दिया है कि अगर ये रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा था, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे हो गया, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका बढ़ गया। तो सोचो बेटा अगर अपन बोल रहे हैं कि सिग्मा इंक्रीज़ हो रहा है, इन केस अगर सिग्मा इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, सोचो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बाहर वाले पे, ठीक है, ये समझ आता है। अब अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? दूर जा रहा था। इलेक्ट्रॉन दूर जाने का मतलब बेटा एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये देखो एटॉमिक साइज़ का फंडा निकल के आया, एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा अपना, समझे क्या भाई। तो मोस्टली जो अपन आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज़ अपन को डिटेल में पढ़ना है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर अपन को ध्यान है तो किसी भी गैसियस मेटल में से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कि भाई मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आप खुद सोचो इस चीज़ पे कि अगर ये न्यूक्लियस इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है, क्या बोल रहे हैं अपन? अगर न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ऑन इलेक्ट्रॉन, खुद सोचो बेटा मोदी जी तुम्हें खुद बुला रहे हैं चाह के कि भाई आओ तुम, तो तुम ऐसे हो कि तुम मोदी जी के पास नहीं जाओगे, अरे हम नहीं आएंगे मोदी जी आपके पास। तो सोचो अगर मोदी जी तुम्हें बुला रहे हैं तुम भाग के जाओगे, और तुम भाग के जाओगे तो साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बेटा सोचो अब तुम्हें हम बुलाएं, एक तो मोदी जी बुला रहे थे तुम मोदी जी के पास चले गए, अब हम बुला रहे हैं तुम्हें कि भाई मैम बुला रही हैं, चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा, है ना, तो तुम आओगे क्या?
नहीं अरे मैम अब तो मोदी जी के पास है, क्या ज़रूरत है पढ़ाई वढ़ाई की, नेता वेता बनेंगे, मस्त पैसा कमाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अब तुम आना नहीं चाहोगे। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब मुझे साम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको अब बहुत सारा क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो मतलब अगर न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और साइज़ कम हो रहा है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी ऐसे बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। देखो ना, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही क्या है, जेड इफेक्टिव है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दिया गया है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकालने के लिए, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकालने के लिए जो अपन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोचो जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा तुम्हें उतना ही ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो भाई जेड इफेक्टिव तो क्या होता है, सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो सिग्मा बढ़ रहा था तो जेड इफेक्टिव क्या होएगा, कम होएगा। तो जेड इफेक्टिव के लिए एक फंडा ये आता है, जेड इफेक्टिव और सिग्मा। एक और बेटा ये दो चीज़ें अपन आई थिंक क्लियर होगा, शील्डिंग क्लियर है अपन को और जेड इफेक्टिव अपन को क्लियर है। तीसरा जो आयनाइजेशन को इफेक्ट करता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है अगर अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी को एक तो जेड इफेक्टिव इफेक्ट करेगा, एक अपना शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इफेक्ट करेगा, थर्ड दैट इज़ एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट करेगा। तो बेटा अभी के लेक्चर में अपन ये सीख रहे हैं कि एक्सचेंज एनर्जी अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, कैसे करना है, क्या इसका क्या मतलब है, आयनाइजेशन एनर्जी से क्या लेना देना है। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी से भी तो हो सकता है ना, कि सोचो ना अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, तो बताइए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी। ऑब्वियस ही बात है बेटा ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबल जितना रहेगा कॉन्फ़िगरेशन उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा रहेगा, स्टेबल जितना आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा। क्लियर। अब अपन को यही देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कैसे रहता है। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अब तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, दैट इज़ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड मतलब जैसे मान लो अगर पी सब शेल का बात करें तो P3 और P6 हो गया, डी की बात करें तो D5 और D10 हो गया, ठीक है, इस तरह से F7 F14 ये सब स्टेबल ही तो कॉन्फ़िगरेशन है। एस में कभी स्टेबल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की बात ही नहीं होती है। तो अब अपन को देखना है कि भाई ये स्टेबल क्यों, तुमने सुना तो होएगा ना कि भाई ये वाले जो होते हैं हाफ फिल्ड फुली फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं बाकी के कंपैरिजन में। तो ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इज़ इट हैपन, राइट। तो भाई ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी। एक तो देखो जो मेजर छोटा सा फंडा होता है दैट इज़ सिमेट्री, कि भाई इनमें देखो अगर अपन D5 को अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 मतलब सब एक ही स्पिन में अरेंज है, सिमेट्री ये है एलिमेंट है, एक तरह से सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए स्टेबल है, ऐसा बोल देते हैं। एक तो ये सिर्फ बोलने वाली बात है। कहानी स्टार्ट होती है बेटा एक्सचेंज एनर्जी से, अपन इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी, नाम है एक्सचेंज एनर्जी, राइट। शॉर्ट में अपन इसको EE बोल रहे हैं। और EE का मतलब अब देखो समझ लेना क्या है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ एक्सचेंज एनर्जी इन द, आपके बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं आना है ना, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, बट फिर भी अपन समझते हैं। जैसे ये D5 है, ठीक है। अब एक चीज़ और कि इससे पहले एक्सचेंज एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलो तो एक बार निकालते हैं करना क्या है। देखो एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज होगी कब, बाहर निकलती है। एक तो ये रिलीज़ एनर्जी, ध्यान रखना, मतलब एक तरह से सिस्टम में से सोचो अपने पास कोई भी एक सिस्टम ऐसा है, मान लो कुछ भी एटम है A है, ठीक है। अगर अपन कुछ बना रहे हैं उसमें से और उसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाए, ठीक है, एनर्जी क्या निकल जाए बेटा, बाहर निकल जाए। और एनर्जी जो बाहर निकल जाए, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी बाहर निकल रही है इस तरह से, तो अगर एनर्जी बाहर निकलती, कोई भी एनर्जी रिलीज एनर्जी होती है तो एनर्जी बाहर निकल गई, अपन को पता है एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होता है, तो एनर्जी बाहर निकल गई मतलब सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो सोचो बेटा जितना ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा, रिलीज एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगा, रिलीज एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगा, और अगर रिलीज़ एनर्जी जितना ज़्यादा है तो सोचो मॉलिक्यूल या एटम जो कुछ भी अपन बात कर रहे हैं उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ेगा, मतलब एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सोचो वही तो फंडा आ गया ना, स्टेबिलिटी और आयनाइजेशन। तो इसीलिए अपन को एक्सचेंज एनर्जी की भी बात करनी होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सचेंज एनर्जी होता है। चलिए, तो अब एक्सचेंज एनर्जी होता क्या है, देखो ध्यान से सुनते जाना, एक एक वर्ड्स को सुनते जाना। 1 2 3 4 5 डी में डी सब शेल की बात करें, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें इसलिए अपन ने बेसिकली डी वाला लिया है। अपन चाहते तो पी वाला भी यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये अपन ने शेल लिया है, एक तो ध्यान रखना सेम सब शेल होना चाहिए। ये कौन सा सब शेल है भाई, डी सब शेल है। ऐसा नहीं कि भाई इसमें भी करवा दिया सेम फंडा फिर एस के लिए भी, मतलब अगर एक ही ऑर्बिटल्स डी सब शेल के से ऑर्बिटल्स की बात करनी है आपको, सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स की बात करनी है। किसकी भाई, ऑर्बिटल्स की। कैसे बात करेंगे, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5, वही D5 अपन यूज़ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज क्या होगा बेटा, क्योंकि ये मुझे पता है ये जो डी सब शेल है इस तरह से अगर रिप्रेजेंट हो रही है, तो खुद बताओ बेटा इन सबका एनर्जी क्या है, सेम है। और इनको बोलते हैं अपन डी जनरेट एनर्जी सेल्स। डी जनरेट मतलब क्या हो गया, सबका एनर्जी क्या है, सेम है। अभी इन सबका एनर्जी क्या है, सेम है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई जेड, ठीक है, या डी एक्स जेड, तो टोटल 5 होते हैं। अभी क्या है कि डी जनरेट एनर्जी फॉर्म है, डी जनरेट का मतलब होता है सबका एनर्जी क्या है अभी के लिए, सेम है, ठीक है। एनर्जी सेम है तो मुझे बताओ, अगर एनर्जी सेम ही है, सब शेल भी सेम ही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे विद द सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन electron exchange their position with the same spin electron। अब जैसे यहाँ पे सबका स्पिन सेम है, अपन आप चाहे तो सबको क्लॉकवाइज मान सकते हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं। तो भाई एक्सचेंज आप देखो सेम स्पिन का साथ, मुझे बताओ समझ लेना, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, बट आपको ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आपको एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसका और इसका स्पिन सेम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्पिन चेंज कर सकता है, बिल्कुल एक्सचेंज कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और ये भी इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। मतलब कितनी बार अपन को एनर्जी रिलीज हुई, हर बार इसको अपना पोजीशन एक्सचेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो भाई इसको कितने लगेंगे, 4 एक्सचेंज एनर्जी लगेगा, राइट। अब चलो इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी देखो 1 2 3 4 और 5। अब एक बात समझो कि ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। मैम ये वाला इसके साथ भी तो हो सकता है, हाँ जी कर सकता है, बट अपन इसको पहले ही काउंट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि भाई ये वाला, इसके लिए अपन ने कितने काउंट किए, टोटल 4, ठीक है। इसके लिए कितने काउंट हो रहे हैं, 3। अब अगर तुम्हें इसके लिए काउंट करना पड़े तो 1 और 2, बोलो कितने हुए, 2। और मान लो अब इसके लिए काउंट करना पड़े तो इसके लिए सिर्फ एक ही बचाना, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4 ये हो गए, 3 अपने पास ये हो गए, 7 हो गए, 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना आया अपने पास, 10 आ गया। टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना आया, 10 आ गया। टोटल कितना आया बेटा, 10 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो लिया था अपन ने D5, अब आपको एक बार D4 का लेके समझाते हैं। D4 का लेके समझा रहा है तो D4 बताइए, कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से तो होता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और एक 5, बोलो हो गया। अब बताओ एक्सचेंज एनर्जी निकालो, खुद से निकालो। करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये स्पिन सेम है, सबका स्पिन सेम है, तो इसको इसके साथ एक्सचेंज करो, इसके साथ एक्सचेंज करो और इसके साथ एक्सचेंज करो। 3 एक्सचेंज ये हो गए अपने पास, एक ये एक्सचेंज हो गए 2, ठीक है। और दूसरा ये वाला और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल कितने हो, 3 2 5 और 1 6। तो एक्सचेंज एनर्जी का कितना वैल्यू निकल के आया, 6 वैल्यू निकल के आया। कितना निकल के आया भाई, 6। एक्सचेंज एनर्जी कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ एक्सचेंज करवाया। अब बताओ एक्सचेंज एनर्जी 6 था और D5 के लिए एक्सचेंज एनर्जी कितना था, बताना कितना था, 10 था। तो भाई तुम्हें पता है 10 और 6, एक्सचेंज एनर्जी जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही तो ज़्यादा रहेगा। एक्सचेंज एनर्जी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। तो भाई किधर ज़्यादा लग रहा है तुम्हें, यहाँ की यहाँ? तो ऑब्वियसली बात है ना, D5 का ज़्यादा रहेगा किससे, D4 से स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। क्लियर है कहानी, पक्का समझ आता है। चलो देखो
अब एक बहुत छोटा सा सिंपल सा और भी देखो बहुत लॉजिक वाली बात है, चलो एक बार D9 और D10 का भी देख लेते हैं, ठीक है, इनमें एक्सचेंज एनर्जी कैसे रहता है। और उससे पहले एक छोटा सा चीज़ 1 2 3 4 और 5, ये तो सबको पता है ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D में। तो अब मुझे बताइए बेटा, इसमें अगर सपोज इस तरह से फिलअप होता 1 2 3 4 5 और 6, अब कैसे करना है, अब अगर मुझे इसमें एक्सचेंज एनर्जी निकालना है देन अपन को कैसे करना है, ठीक है। तो अब मुझे पता है सेम स्पिन, ध्यान रखना स्पिन किसको देखना है आपको, सेम स्पिन के साथ ही एक्सचेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन कभी शेयर नहीं करेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। तो बताओ भाई, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, ठीक है, और ये दोनों सेम है। तो पहले ये बताओ, ये वाला 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ये हो गया। अगला बताओ, ये वाला 1 2 और 3 है ना, 4 3 2 और 1 ऐसे जाना है, आपको पता है। तो भाई अब ये वाला बताओ 1 और 2, ठीक है, और ये लास्ट वाला 1 शो कर देगा, सही है। तो टोटल कितने हो गए देखो, 4 3 7 2 9 और 10 तो आपके पास ये हो गए इधर वाले के। अच्छा, इसमें 2 अलग और वाले बने हुए हैं इस तरह से। तो अब मुझे बताओ बेटा, ये जो 2 अपोजिट वाले हैं, अभी ये एक दूसरे के साथ ही तो कर सकते हैं, बस कितना आया 1 ही तो आया। तो यहाँ से जो एक्सचेंज एनर्जी आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो भाई पहले 10 था, 1 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया अपने पास एक्सचेंज एनर्जी 11 आ गया, राइट। तो एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 11 आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट कहानी बेटा D10 और D9 की, आई थिंक आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सपोज D9 के बारे में बात करें, आपको एक सीधा फॉर्मूला भी बता सकते हैं, देखो n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। n1 n2 क्या है, n1 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले, मतलब सब एक वाले ही लेने हैं। तो n1 अपन मान के चल रहे हैं क्लॉकवाइज वालों को, जो इस तरह से रहेंगे मान लो, और n2 अपन ये वाले एरोज को लेके चल रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप स्पिन अपन एंटी क्लॉकवाइज यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताओ D9 में अगर अपन फिलअप करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। तो सेम स्पिन वाले कितने, अगर अपन ये क्लॉकवाइज वाले लेके चल रहे हैं 1 2 3 4 और 5 है, तो रखो भाई फॉर्मूला में, तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है, डोंट वरी, है ना। n2, अब मुझे बताओ अपोजिट स्पिन वाले कितने 1 2 3 और 4 है, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, बोलो कितना आ गया, 4 करोगे ये 5 माइनस 1 4 होएगा, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 बाई 2 10 ही आता था, 10 ही आया था अब तक, ठीक है। और यहाँ देखो 4 माइनस 1 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 बाई 2 कितना आ गया 6, मतलब कितना आ गया टोटल 16 आ गया, ठीक है। ये अपन ने किसका निकाला, D9 का निकाला है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा D10 की, क्योंकि मेरे को दोनों में स्टेबिलिटी एक बार चेक करना है। अब D10 की बात की जाए तो D10 का कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, सही है बात। फॉर्मूला लगाइए, देखो वही कितना आएगा 10 और 10 आएगा भाई, एक इधर से अपन ने किया था तो कितना आया था 10 आया था इस इधर से करने पे, ठीक है। और फिर सारे फिलअप हो जाएंगे तो 10 और 10 20 हो गया, तो सीधा फॉर्मूला भी लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सचेंज एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ आप, सेम स्पिन वाले कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो फॉर्मूला क्या है, सेम स्पिन वाले n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n2 इंटू n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सेम स्पिन और ये अपोजिट स्पिन, तो सेम स्पिन वाले कितने हैं 5 हैं, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बोलो कितना हो गया 4 इंटू 5 20 बाई 2 10 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। बोलो किसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है D10 का ज़्यादा है, तो D10 का स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा हो गया, D9 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो एक तो एक्सचेंज एनर्जी का अपन को ये यूज़ आ रहा है, ठीक है, कि अपन को पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी किसका कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा रहेगा, और वो जो अपन का रीज़न था कि जो हाफ फिल्ड होता है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है या फुल्ली फिल्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अपन को समझ आती है वो वाली बात। चलिए एक चीज़ और, तुमने अगर ध्यान है तो तुमने कॉपर क्रोमियम में कुछ एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है, पढ़ा है आई थिंक, क्योंकि देखो अगर अपन बात करें इनके कॉन्फ़िगरेशन की,
लाइक सपोज किसी एक को एक्सप्लेन कर देते हैं, दूसरा सेम एज इट इज़ है। क्रोमियम का होता है 24,